गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास होगा बेटा मात्रक एवं मापन। ध्यान दें बेटा यहाँ पे आप लोग कि मात्रक व मापन का मतलब क्या है। देखो, इसके चैप्टर के शब्द में ही इसका मतलब परिभाषित है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करो बेटा मापन। तो मापन क्या होता है आपके पास कि जिस चीज को हम माप सकते हैं। जैसे हम भौतिक राशियों की बात करें तो बहुत सारी राशियां हैं जिनका आप किसी न किसी उपकरण द्वारा, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उनका मापन किया जा सकता है। जैसे मूल रूप से मैं एक बात लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। ये एक कार है, तो ये जो कार है, इस कार के कौन कौन से मान है जो मैं माप सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर आप इस कार का वेट कितना है, मान लेते हैं इसका वेट है 1400 किलोग्राम। तो आपने क्या किया बेटा, इसका जो वेट है उसको मापा। फिर आप बोलोगे इस कार की लंबाई कुछ होगी, मान लेते हैं ये कार की लंबाई आपके पास है 2 मीटर। तो आपने क्या बताया बेटा, कार की लंबाई मुझे बताई। अब इस कार के अंदर कोई इंजन लगा होगा और उस इंजन की कुछ शक्ति होगी। मान लेते हैं वो शक्ति आपके पास है 880 सीसी का कोई इंजन है, जो आपके पास कंसिडर कर लेते हैं कुछ 80 bhp की शक्ति या पावर जनरेट करता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम किसी के भी कोई भी मान को माप सकते हैं, बस हमें उसके मापने की इकाई पता होनी चाहिए। तो जो चीज मापी जा सकती है उसको क्या बोला जाएगा बेटा, मापन। तो पहले शब्द का मतलब तो पूरा हो गया, मात्रक। मात्रक एवं मापन, जिसमें से हम बोलेंगे मापन का मतलब क्या है, जिसे मापा जा सके। दूसरा क्या होता है बेटा, मात्रक। ध्यान दीजिए, मैंने जितने भी राशियां मापी उनके कुछ ना कुछ मात्रक थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने नापा इसका वेट कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, आपने बोला 1400 किलोग्राम। यहाँ पर ये किलोग्राम क्या है, एक मात्रक है। मैंने एक यूनिट कंसीडर करी है, इसके अंदर इसको मैंने मापा है। इसी प्रकार से मैंने इस कार की लंबाई बताई 2 मीटर। मीटर यहाँ पे क्या है बेटा, एक मात्रक है। तो जब भी हम किसी राशि को डिक्लेयर करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उस राशि के मापन में हमेशा 2 मान होंगे। एक होगा उसका गणितीय मान और एक होगा उसका मात्रक। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपके पास, तो मैंने लिखा बेटा आपके पास समय, जैसे मैं पूछूं अभी समय कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 7 घंटे हो गए, मान लीजिए आपको यहाँ बैठे हुए। तो आपने क्या बताया कि जो 7 घंटे हैं, इसमें 7 तो क्या है, इसका गणितीय मान है, और घंटे क्या है, एक मात्रक है। तो किसी भी राशि को आप उसके गणितीय मान व मात्रक की सहायता से डिक्लेयर कर सकते हो। और इस चैप्टर में हमें इन राशियों को मापा कैसे जाता है, इन राशियों में क्या हमने चेंजेस किए, इसको मापने के कौन कौन से तरीके हैं, और इन राशियों को कैसे फिजिक्स में यूज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा, जिन भी राशियों का आप भौतिकी रूप से या जो साइंस के नियम हैं उनको लगाकर आप माप सकते हो, वो सभी राशियां आपके पास भौतिक राशियां कहलाती है। तो भौतिक राशियां वह है जिन्हें मापा तोला जा सकता है आपके पास मूल रूप से। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है बेटा वो है इनकी मूल राशियां, और दूसरा है बेटा व्युत्पन्न राशियां। अब देखो, कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको मापने के लिए हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि आपको द्रव्यमान का मापन करना है। किसका मापन करना है बेटा, द्रव्यमान। तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान का मापन हम लोग करते हैं किलोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको समय नापना है, तो समय का मापन करेंगे सर सेकंड में, और आपको लंबाई नापनी है तो उसका मापन किया जाएगा बेटा मीटर में।
तो देखो किलोग्राम एक अकेली राशि है, ये ना तो समय पर निर्भर करती है, ना ही आपके पास दूरी पर निर्भर करती है या लंबाई पर निर्भर करती है। आपके पास लंबाई बोल दो या क्या बोल दो बेटा, दूरी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड अपने आप में एक स्वतंत्र क्या है बेटा, आपके पास राशि है। और इसी प्रकार से अगर दूरी कहूँ तो उसका मापन किस में करोगे बेटा, मीटर में। ये भी अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र राशि है आपके पास। ध्यान देने वाली जो बात यहाँ पर है वो ये है कि कुछ राशियाँ ऐसी होती है जो इन पर निर्भर करती हैं। तो जो राशियाँ स्वतंत्र है उनको तो क्या बोल देंगे बेटा, मूल राशियाँ। परंतु जो राशियाँ इन मूल राशियों पर निर्भर करती है उनको क्या लिखा जाता है बेटा, व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे मैं एक सूत्र पूछूं वेग, तो वेग का सूत्र क्या होता है बेटा, दूरी बट्टा समय। तो वेग का मात्रक क्या होगा, दूरी का मापन करते हैं मीटर में और समय का मापन करते हैं सेकंड में। अब देखो वेग का मात्रक आया मीटर पर सेकंड, तो मीटर एक अलग चीज थी, सेकंड अलग चीज थी। इन दोनों को यूज करते हुए मैंने इसका मात्रक बनाया, अर्थात वेग मीटर और सेकंड पर निर्भर करता है। तो वेग क्या लिखा जाएगा, व्युत्पन्न राशि। जबकि मीटर अकेला किसी पर निर्भर नहीं करता तो वो मूल राशि है, सेकंड किसी पर निर्भर नहीं करता तो वो मूल राशि है। लेकिन जो इन पर निर्भर करे वो क्या लिखी जाती है बेटा, व्युत्पन्न राशियाँ। आइए हम लोग इन दोनों राशियों को थोड़ा विभेद करते हैं। जैसे मूल राशियाँ, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र, मतलब किसी और पर निर्भर ना करें, क्या कहलाती है बेटा आपके पास, मूल राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या बोल सकते हैं, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्या कहलाते हैं बेटा आपके पास, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। अब ये जो मूल राशियाँ है इनको हम किसी से बना नहीं सकते, ये अपने आप में होती है, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय। जबकि जो व्युत्पन्न राशियाँ है इनको व्युत्पत्त किया जा सकता है, उत्पन्न कर सकते हैं, किसी दूसरे के सहायता से इनको बनाया जा सकता है। जैसे वेग का अगर मैं मात्रक बोलूँ आपके पास, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल आपने पढ़ा है, F बराबर कितना होता है बेटा, ma होता है, जहां पर m क्या है, द्रव्यमान, जिसका मापन क्या होगा, किलोग्राम, और a क्या है बेटा, त्वरण, और त्वरण का मात्रक हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जितनी भी राशियाँ थी ये सारी की सारी राशियाँ हम उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा बेटा, व्युत्पन्न राशियाँ। सॉरी बेटा, रियली सॉरी। अब बात करते हैं परिभाषाओं की कि भौतिक राशियाँ किन्हें बोलेंगे। तो आपको पता है वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है बेटा, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, जितनी भी राशियाँ हैं सब भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन इनमें से मूल राशियाँ किन्हें बोलेंगे, वह भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, उनको क्या बोला जाएगा बेटा, मूल राशियाँ। उदाहरण पूछे द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसी प्रकार से अगर मुझे व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा देनी है तो परिभाषा क्या दूंगा, वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न की गई है, या ऐसे बोले वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है बेटा आपके पास, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। उदाहरण हो गए वेग, त्वरण और बल। तो अब तक हमने केवल 3 परिभाषा ही पढ़ी है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, तो परिभाषा क्या दोगे बेटा, वह राशियाँ जिन्हें मापा व तोला जा सकता है क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियाँ। फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो सारी की सारी क्या बोली जाएगी, भौतिक राशियाँ बोली जाएगी। उसके बाद हमने भौतिक राशियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 2। पहला भाग क्या था बेटा आपके पास इसका, मूल राशियाँ जो किसी और पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में स्वतंत्र होती है, क्या कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती है। दूसरा भाग क्या था बेटा आपके पास,
व्युत्पन्न राशियाँ। जो मूल राशियों द्वारा बनाई जाती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। अब ध्यान दीजिए 1960 से पहले 1960 से पहले विभिन्न देशों में समान चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक चलते थे और वो कहलाए उनकी मात्रक पद्धतियाँ। मेरा मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आपको द्रव्यमान का मापन करना है। किसका मापन करना है? द्रव्यमान। आपके डेली लाइफ का उदाहरण देता हूँ। तो आप सुनार के पास गए। किसके पास गए? सुनार के पास। और मान लीजिए आपको कोई रिंग बनवानी है सोने की, तो आप कितना सोने की रिंग बनवाओगे? शायद 2 ग्राम की, 3 ग्राम की, ऐसी रिंग बनती है बस। तो हमने बोला कि सुनार जो है वो द्रव्यमान का मापन करता है। किसका मापन करता है बेटा? द्रव्यमान का आपके पास। और वो द्रव्यमान का मापन सुनार किस में करेगा? सर ग्राम के अंदर। ठीक है। फिर मान लीजिए आप सब्जी वाले के पास गए, आपने कहा भैया आलू दे दो या टमाटर दे दो। तो आप आलू और टमाटर किस द्रव्यमान में लेके आएंगे? 1 किलो, 2 किलो, अर्थात आपने वहाँ सब्जी का मापन किस में किया बेटा? किलोग्राम में। तो ग्राम भी द्रव्यमान है, किलोग्राम भी क्या है? द्रव्यमान है आपके पास। इसी प्रकार से मान लीजिए आप अनाज मंडी पहुँचे और अनाज मंडी जाके आपने बोला कि घर में साल भर का गेहूँ लेके आना है, तो बोरियों में आएगा। तो जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे जो बोरियों का द्रव्यमान है वो किस में नापा जाएगा बेटा? क्विंटल में। कि एक बोरी में 100 किलो आते हैं, मतलब 100 किलो का मतलब 1 क्विंटल की बोरी है। तो वहाँ पर क्विंटल हमने मात्रक काम में ले लिया। ये भी द्रव्यमान नापता है। मान लीजिए किसी के घर का काम चल रहा है और वो बाहर से बजरी का ट्रक मंगवाता है। जब वो बजरी का ट्रक मंगवाता है तो उसमें कितनी बजरी आई है वो आप कांटे पे जाके तुलवाते हो। तो उस बजरी का जो माप होता है वो किया जाता है बेटा टन में। किस में करते हैं? टन। और इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है बेटा, उसको बोलते हैं मैट्रिक टन आपके पास। तो एक चीज़ आपने देखी कि ये जितनी भी राशियां हैं ये सभी किसका मापन कर रही है? द्रव्यमान का। बट मापन करने के लिए जो मैंने मात्रक काम में लिए वो अलग अलग हैं। मैंने कहीं जगह ग्राम लिया, कहीं किलोग्राम लिया, फिर क्विंटल लिया, टन लिया, मैट्रिक टन लिया। तो एक ही राशि को माप रहे हैं बट अलग अलग मात्रक से मापा गया है। ये चीज़ पहले भी चला करती थी। अब जैसे कि आपके पास जो जर्मन कंट्रीज थी वहाँ पे 2 पद्धतियाँ चलती थी। एक चलती थी CGS और दूसरा चलता था MGS। CGS इनके शॉर्ट टर्म है और ब्रिटिश में चलती थी बेटा FPS। मूल रूप से ये 3 ही पद्धतियाँ विकसित देशों में चलती थी। भारत अभी भी विकासशील है। मैं 1960 की बात कर रहा हूँ जब ये देश विकसित हो चुके थे। तो उन्हीं देशों की पद्धतियों को हमारे सिलेबस में डाला गया है। तो कुल कितनी पद्धतियाँ थी बेटा? 3 पद्धतियाँ चला करती थी। एक मूल रूप से थी तो बहुत सारी, परंतु जो ज़्यादा फेमस थी वो कितनी थी? 3। एक था CGS, दूसरा था MKS और फिर था बेटा FPS। ये जो पहला कॉलम है ये कॉलम नापता है बेटा लंबाई को। किसको नापता है? लंबाई। CGS का मतलब, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, अर्थात इस पद्धति में लंबाई का मापन किस में किया जाएगा? सेंटीमीटर। MKS में बात करूं तो M का मतलब होगा मीटर, अर्थात लंबाई का मापन किस में करोगे बेटा? मीटर में। और FPS की बात करूं जो कि ब्रिटेन में चला करती थी, इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर लंबाई का मापन किस में करेंगे? फुट के अंदर। ऐसे ही अगर अगले की बात करूं आपके पास तो ये जो है ये द्रव्यमान का मापन है। द्रव्यमान यहाँ पर ग्राम में होगा, इसमें किलोग्राम में, और FPS में किस में होगा बेटा? पाउंड में। तो ये ग्राम, किलोग्राम और पाउंड। और अगला जो मापन है वो समय का है, और समय का मापन तीनों ही पद्धतियाँ किसमें करती थी बेटा? सेकंड के अंदर। तो मूल रूप से पहले कितनी पद्धतियाँ चला करती थी बेटा? 3, MKS, CGS और FPS। अब देखो अलग अलग कंट्री है, उनके अंदर अलग अलग मापन की पद्धतियाँ चल रही है, लेकिन सारी पद्धतियाँ मापना क्या चाहती है? या तो द्रव्यमान, या समय, या सेकंड। लेकिन अलग अलग नाम होने की वजह से
जैसे मैं बात करूँ, आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो ये तो आपको पता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। परंतु यदि मैं बोलूँ कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे, तो क्या ये आप मुझे बता सकते हो क्या? आई थिंक कईयों को पता भी नहीं होगा कि सर पाउंड द्रव्यमान को नापता है आपके पास। आप केक लेने जाते हो तो वो केक किस में बना होता है बेटा? पाउंड के अंदर बना होता है आपके पास, ठीक है। तो वो जो द्रव्यमान का मापन है वो क्या है? पाउंड है। तो 1960 से पहले ये सभी देश अपने अपनी मात्रक पद्धतियां काम में ले रहे थे। अब देखो, अलग अलग मात्रक पद्धतियां होने की वजह से हमें कुछ डिफिकल्टी को फेस करना पड़ रहा था। जैसे एक जनरल उदाहरण लेता हूं, हमारे यहाँ पर स्पीड अर्थात वेग का मापन किसमें किया जाता है बेटा? किलोमीटर पर घंटे में। ये हम सब लोग जानते हैं। एक जनरल एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपके पास एक एरोप्लेन है। तो एक एरोप्लेन मान लेता हूं मैं आपके पास, ये रहा। ये एरोप्लेन इंडिया से उड़ा। कहाँ से उड़ा बेटा? इंडिया से। अब इंडिया से एरोप्लेन उड़ रहा है तो इंडिया का पायलट उड़ाएगा, और वहाँ पे जो स्पीडोमीटर लगे हैं वहाँ पे मापन भी किसमें होगा बेटा? स्पीड का, किलोमीटर पर घंटे में। मान लेते हैं कि इस इंडिया के पायलट को बेटा कहाँ जाना था? इंग्लैंड जाना है। कहाँ जाना है? इंग्लैंड। अब ये सबको पता है कि जब भी हम किसी एयरपोर्ट पे आप प्लेन को लैंड करवाते हैं तो उससे पहले उस एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है या वहाँ पे जो इंचार्ज है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है कि किस रनवे पे उतारना है और किस स्पीड से आपको टेक ऑफ करना है या टेक ऑन करवाना है आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये इंडिया का पायलट है, ये अपना स्पीड मेजर करता है। इसकी स्पीड अभी बेटा 250 किलोमीटर पर घंटे की, ठीक है। इसने इंग्लैंड की अथॉरिटी से बात करी कि मुझे अपना प्लेन लैंड करवाना है। तो इंग्लैंड की अथॉरिटी में जो बंदा बैठा है वो ये कहता है कि आप रनवे नंबर 4 पे जाइए और वहां पर अपने स्पीड को लगभग 20 माइल पर घंटा कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 20 माइल पर घंटा कर लीजिए और वहां पे आप लैंड कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि जो इंडिया का जो पायलट है वो ये समझता है स्पीड को किसमें? किलोमीटर पर घंटे में, जबकि उसको काम किसमें करना है बेटा? माइल पर आवर में। आई थिंक ये उदाहरण दिया है मैंने तो कई बच्चे अभी नहीं समझ रहे होंगे कि माइल पर आवर का मतलब कितना होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपकी बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा, तो आपको एहसास होता है कि 40 किलोमीटर का मतलब आपकी कितनी स्पीड है। परंतु अगर मैं बोलूँ कि आपकी बाइक की स्पीड है 10 माइल पर घंटा, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस माइल या उस स्पीड के अभी हैबिचुअल नहीं हो। तो इस अवस्था में हम क्या बोलते हैं बेटा कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे किलोमीटर पर आवर को माइल पर आवर में बदलना नहीं आता। और ये प्रॉब्लम केवल और केवल किसकी वजह से हुई बेटा कि इंडिया वाला जो है वो स्पीड का मापन किलोमीटर पर आवर में कर रहा है और इंग्लैंड में जो बैठा है वो स्पीड का मापन माइल पर घंटे में कर रहा है। इसी यूनिट में अंतर की वजह से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जनरल लाइफ में हमारे पास आ रही थी। तो जब अधिकतर देश आपके पास स्वतंत्र हो चुके थे, विकासशील होने की राह पे थे, तो फिर आपके पास 1960 के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये पद्धति जो बनी और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय माप तोल समिति, एक इंटरनेशनल मेजरिंग आपके पास सोसाइटी बनाई गई और उसने एक पद्धति बनाई, उसको बोला गया एसआई पद्धति, जिसको बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट आपके पास। अब ये एसआई पद्धति क्या कह रही थी कि अभी तक हम समान राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक काम में ले रहे थे। अब क्या हुआ, सभी देशों के कैंडिडेट को बुलाया गया, इंडिया से बुलाया, इंग्लैंड से बुलाया, जर्मनी से बुलाया, यूएसए से बुलाया, जितने भी थे सबके एक एक कैंडिडेट को बुलाया गया और उनको बोला गया कि सब देश आपस में यूनिट सेम रखना चाहिए हमें, ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम्स होती है यूनिट कन्वर्जेशन की वजह से वो ना हो। तो सभी लोग इस पर एग्री कर गए
और फिर वहां पे जाके उन सभी ने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया और वो था बेटा एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति। तो ये जो एसआई पद्धति थी ये मूल रूप से एमकेएस पद्धति का ही रूपांतरण थी। बस एमकेएस को अपडेट कर दिया और उसको नाम क्या दे दिया बेटा एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक बने और 2 पूरक मात्रक बने। अब देखिए 1960 तक हमारे लिए चीजें विकसित हो चुकी थी, हम ज्यादा चीजों को मापन करना चाहते थे। अब मान लीजिए एक छोटा सा जनरल उदाहरण देता हूँ। फिजिक्स में मापने के लिए बहुत सारी मात्रक है, बहुत सारे आपके पास इकाइयाँ हैं। जैसे लंबाई को नापना है मीटर में, द्रव्यमान को मापना है किलोग्राम में, समय को नापना है सेकंड में। ऐसे और क्या क्या नापना चाहते हो, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आपका संवेग, आपकी मैं बात करूँ विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, आवेश, विभव, प्रतिरोध, धारिता, बहुत सारी चीजें। मैं आपको कम से कम 100 चीजें गिना सकता हूँ। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको 100 चीजों का मापन करना है और हर इकाई के लिए आपने अलग से मात्रक बना दिया, तो क्या इतने सारे मात्रक आप याद रख पाओगे? नहीं। आप ये चाहोगे कि अधिकतर चीजों के मापन आसान हो, और वो आसान तब होंगे जब इनकी संख्या लिमिटेड होगी। तो हमने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं, केवल जो मूल आवश्यकता है उनके लिए मात्रक बनाते हैं और बाकी जो राशियां बच जाएगी उनको उन मूल मात्रों को द्वारा परिभाषित कर देंगे। तो वो राशियां तो क्या बन जाएगी बेटा, व्युत्पन्न राशियां। तो वहां पे उन्होंने 7 मूल राशियां निकाली। वो 7 मूल राशियां क्या थी बेटा आपके पास, लंबाई। लंबाई का मापन किसमें किया जाएगा बेटा, मीटर में। ये एसआई मात्रक के यूनिट है और इसका संकेत क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल m। फिर दूसरा द्रव्यमान नापेंगे जिसका मापन किलोग्राम में होगा और संकेत क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम। समय का मापन केल्विन सेकंड में करेंगे और संकेत क्या बनेगा बेटा, s। तापमान का मापन केल्विन में किया जाएगा और संकेत क्या लिखेंगे, k। अभी तक कईयों को पता नहीं होगा केल्विन क्या होता है। तो केल्विन तापमान के मापने की इकाई है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हम तो तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। तो देखो वो अब तक आप नापते आ रहे थे, आपको एक कन्वर्जेशन बता देता हूँ कि 273.15 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस समीकरण से अगर मान लीजिए आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाना है तो इसमें 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 283.15 केल्विन। अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना केल्विन बेटा, 283.15 केल्विन आपके पास होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया बेटा, आपके पास तापमान का मापन कर लिया। अब अगला देखिए, विद्युत धारा का मापन किसमें करेंगे बेटा, एम्पियर में। फिर आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है बेटा, लाइट की तीव्रता। जैसे बात करें, आप एक 5 वाट का बल्ब लगाओ घर में तो उसकी रोशनी कम होगी, और एक 100 वाट का बल्ब लगाओ तो उसकी रोशनी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। तो किसी की रोशनी कम है और किसी की रोशनी ज़्यादा है, इसी को भी मापा जा सकता है आपके पास। तो उस रोशनी के मापने की इकाई क्या है बेटा, ज्योति तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं, कैंडल आपके पास। फिर हम बात करें, पदार्थ का परिमाण बहुत छोटा होता है और उसका मापन हम किस में करते हैं बेटा, मोल में। मूल रूप से जो हमें मापने के लिए इकाई काम में लेनी है वो ये 3 ही रहेगी, MKS। मतलब कि द्रव्यमान का मापन लंबाई का मापन मीटर में, द्रव्यमान का किलोग्राम में और समय का सेकंड में। अब 1960 में ये मीटिंग हो रही थी और उनके सामने ये 7 मात्रक दे दिए गए और बोला कि ये 7 मात्रक जो हैं आपके बचे हुए सभी मात्रकों को माप लेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए मुझे मापना है वेग को, तो वेग होता है बेटा दूरी बटा समय। तो दूरी का मापन कर लूंगा मीटर में और समय का क्या, सेकंड में। तो बताओ, वेग को मापने के लिए मैंने इन्हीं मूल मात्रों को काम में लिया। फिर मान लीजिए मुझे मापना है त्वरण। त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग का मीटर पर सेकंड
और समय का भी सेकंड, तो ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मुझे नापना है बल। बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मापन हो गया केजी। एम का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान है, ए का मतलब त्वरण, और त्वरण का मात्रक अभी हमने पढ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए मुझे कार्य की मापन करना है, तो सबको पता है कार्य होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का मात्रक तो ये रहा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक क्या होगा मीटर। तो कुल मात्रक क्या बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो ये 7 मूल मात्रक दिए गए, इनसे हम अधिकतर राशियों को माप सके, ठीक है। अब उसके बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर से मीटिंग बुलाई गई उन सभी सदस्यों की, और उनको बैठा के पूछा गया क्या भौतिक राशियों में ऐसी कोई राशि बच जाती है जो आप इन 7 की सहायता से नहीं माप सकते। तो फिर कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोले कि हाँ 2 राशियां ऐसी थी जो हम इन 7 की सहायता से नहीं माप पा रहे थे। तो फिर उन 2 राशियों के लिए अलग से मापन की इकाई बनाई गई, और वो 2 राशियां कहलाई पूरक राशियां। अब पूरक नाम क्यों आया वो देखिए। जैसे अभी आप मान लीजिए 10th का पेपर दे के आए, ठीक है। आपके 10th में 6 सब्जेक्ट थे। कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास हो जाता है और 1 सब्जेक्ट में क्या हो जाता है फेल, तो क्या उसको पूरा फेल मान लिया जाता है? नहीं, हम बोलेंगे उसको सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का हक है, अर्थात वो दोबारा से तैयारी करके उस अकेले सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकता है और फिर उसको पास घोषित कर दिया जाएगा। तो जो मेन परीक्षा है उसके बाद जो अगली परीक्षा हुई उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? सप्लीमेंट्री परीक्षा या पूरक परीक्षा। तो पहले जो मात्रक बनाए गए उनको तो नाम दिया गया मूल मात्रक, और उनके बाद जो फिर से मात्रक बने उनको बोला गया संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक। और वो कितने थे बेटा आपके पास? 2 थे। एक तो था समतल कोण और दूसरा था घन कोण। जैसे मैं उदाहरण दूं आपके पास, हम 2 लाइनें खींच लेते हैं। ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन के बीच में कितना कोण बनेगा, इस कोण का मापन किस में करूं? ना किलोग्राम में कर सकता हूं, ना मीटर में कर सकता हूं, ना सेकंड में कर सकता हूं। तो इस चीज का जो मापन है वो मूल रूप से आपके पास किया जाएगा बेटा रेडियन में। किस में करेंगे? रेडियन। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर, 2 रेखाओं के बीच का कोण का मापन तो हम डिग्री में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? डिग्री में। वो आप 10th क्लास तक करते आ रहे थे। 10th के बाद जितनी भी हायर एजुकेशन आप करोगे तो डिग्री की जगह आप क्या काम में लोगे बेटा? रेडियन। एक उदाहरण दे देता हूँ, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। क्या होता है बेटा? 2 पाई रेडियन। अब 360 बराबर है 2 पाई के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास? 180 डिग्री बराबर किसके हो गए? पाई के। 360 का आधा किया 180, 2 पाई का आधा किया पाई। तो अब 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बट्टा 180 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बट्टा 180। अब ये जो मान है इसकी सहायता से आप किसी भी डिग्री को कहाँ बदल सकते हो बेटा? आपके पास रेडियन के अंदर। मान लीजिए मुझे बोला जाए कि यहाँ पे 6 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री को 6 डिग्री कैसे बनाओगे? 6 से गुणा कर कर, तो ये तो हो गया 6 डिग्री। जब LHS को गुणा करोगे तो RHS भी करना पड़ेगा, ये होगा पाई बट्टा 180 गुणा 6। ये 6 तिया 18 30, 6 डिग्री बराबर हो गया पाई बट्टा 30 रेडियन आपके पास। तो 6 डिग्री में इतने रेडियन आपके पास होते हैं। तो ये 2 रेखाओं के बीच का जो समतल कोण बनता है उसको मापने के लिए हम कौन सा मात्रक बनाते हैं बेटा? रेडियन। ये तो समतल कोण था। एक होता है बेटा घन कोण। अब घन कोण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब ये है बेटा आपके पास, मान लेते हैं ये कोई आपके पास कोण है, सॉफ्टी वाला कोण आपके पास दिखाई दे रहा होगा। उस सॉफ्टी वाले कोण में आप आइसक्रीम भरोगे तो वो इस प्रकार से एक बनाएगी। जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, ये मेरा सॉफ्टी वाला कोण है, तो यहाँ पर हम कुछ भर सकते हैं, ठोस रूप से भरा जा सकता है। तो ये जो मैंने भरा ना,
ये कोण क्या कहलाता है बेटा आपके पास, घन कोण कहलाता है। और ये याद रखो, इसका मापन किस में करेंगे, स्टेरेडियन में, और संकेत क्या बनाएंगे बेटा, ऐसा। तो आज केवल हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखा है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े कि भौतिक राशियां वह होती है जिन्हें मापा व तोला जा सकता है। फिर ये कितने प्रकार की थी, 2, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, जो किसी पर निर्भर ना करे मूल राशियां, और जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जा सके वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा आपके पास, कि जो मात्रक की पद्धतियाँ होती है वो कितनी थी, 3। एक तो थी CGS, MKS और FPS। फिर इन तीनों को हटाकर एक सिंगल पद्धति पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लागू कर दी गई। वो कौन सी थी बेटा आपके पास, SI पद्धति आपके पास थी। SI पद्धति में कितने थे बेटा, 2। पहले बनाए गए आपके पास मूल मात्रक, तो वो मूल मात्रक क्या थे आपके पास, 7 में कौन कौन आता है बेटा आपके पास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता व पदार्थ का परिमाण। फिर इन 7 के बाद 2 मात्रक और नए बनाए गए। वो कौन से थे, पूरक मात्रक। एक था समतल कोण, दूसरा था घन कोण। समतल कोण का मापन करोगे रेडियन में, और घन कोण का मापन करेंगे किसमें बेटा, स्टेरेडियन में। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो क्लास है वो अगले लेक्चर के अंदर होगा। साथ ही इस टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप बेसिकली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा।